हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे हम कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। फिर इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिटेल में इसी टॉपिक में सीखेंगे और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में कौन कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्योंकि पिछला टॉपिक हमारा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा था एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड ऑल, वो सब वेरिएबल एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर क्या एप्लीकेबल है वो सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज। तो अगर हर एक सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज सेम हो, लाइक कि कोई कार है वो 50 का स्पीड से चल रहा है, एक सेकेंड बाद 60, फिर एक सेकेंड बाद 70 हो गया उसका स्पीड स्ट्रेट लाइन में, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है। और अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एक स्ट्रेट रोड पर एक कार जा रहा है, हमने देखा अभी, तो उसका वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया 60 और अगले एक सेकेंड में वेलोसिटी हो गया 100, 90। तो मतलब ये कि पहले एक सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकेंड 50 से 60 और दूसरे सेकेंड में हो गया 60 से सीधा 100 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। तो दो इक्वल इंटरवल में एक सेकेंड का हमने इंटरवल लिया, तो दो इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग आया, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस हो गया। तो अब क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्वेश्चन में दिया रहता है मोस्टली कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया भी हो सकता है, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा हम ढूंढेंगे जिससे हम गेस कर पाएं कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट। या फिर अगर इक्वेशन दिया हुआ है मोशन का, मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इक्वेशन टाइम का है टी स्क्वायर प्लस 2t टाइप, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग होगा, तो हो गया एक्सेलरेशन वेरिएबल। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है, लाइक कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा फॉरवर्ड, x का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन अलग आएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन जो है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो भी 2v स्क्वायर प्लस 4, तो भी क्या हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है तो मोशन में वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, मान लीजिए वेलोसिटी का इक्वेशन है 3t³ प्लस 4t, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt, फिर a लाएंगे, फिर देखेंगे a कांस्टेंट आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है। अगर x का इक्वेशन है या फंक्शन है 3t स्क्वायर प्लस 4t, तो x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन इस तरह का फॉर्म में आ रहा है या एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट आ रहा है। उससे हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है दिए हुए क्वेश्चन में। अब ठीक है, हमने पता कर लिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और एक क्वेश्चन में हमें मालूम चल गया या डायरेक्टली दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम वेरिएबल एक्सेलरेशन में अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल रिस्ट्रिक्टेड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो एक ही फॉर्मूला एस इक्वल्स वी टी। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम 5 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
सबसे पहले आएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म मतलब एरो आप नहीं भी लगाइए, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रख के ही इक्वेशन लिखना है। दूसरा, इसी को अगर हम मैनिपुलेट करें, क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन है, इसको हम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन जीरो हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम ये एरो हटा दीजिए, याद रखिए कि एक्सेलेरेशन जो है वेक्टर होता है, तो हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में तो दो ही डायरेक्शन होगा, इधर या इधर। तो हम अज्यूम करेंगे कौन सा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन सा नेगेटिव है, और उसमें प्लस माइनस रखते जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चेन लॉ बोलते हैं इसको, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दीजिए। इस टर्म में हमने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो dx बाई डी टी वी हो गया और dv बाई डी एक्स हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, dx बाई डी टी को v लिख दीजिए, v dv बाई डी एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। ये दो फॉर्मूला हो गया जो कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तीसरा, v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, तो ये तो रहेगा ही। चौथा, यही फॉर्मूला है a इक्वल्स डी वी बाई डी टी। इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ध्यान में रखना है कि इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो ये भी एक फॉर्मूला जैसा, इसको याद रखिए कि एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप के बराबर होता है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला इसमें याद रखना है, इसी को अगर मैनिपुलेट करें, dv इक्वल्स ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्सेलरेशन बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा v, और v जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल टू हो जाएगा ए डी टी जो होता है, वो आप लोगों को पहले भी बताया गया है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ ओवर टाइम एक्सिस। ठीक है, तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, तो फाइनल वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फॉर एन इंटरवल इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। यहां भी ध्यान देना है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एटी ग्राफ में जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर होगा उसको प्लस लिखेंगे, जो नीचे होगा वो माइनस लिखेंगे। और अगर सपोज टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ इस तरह से है कि टाइम एक्सिस के ऊपर 10 आया, एरिया का वैल्यू 10 यूनिट्स और नीचे 5, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में 5 आएगा, और v2 माइनस v1 5 के बराबर होगा। और पूरा नीचे ग्राफ नहीं है, पूरा ग्राफ 10 खाली ऊपर है, तो v2 माइनस v1 10 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, या इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है, फाइनल हमें मिलेगा इस इक्वेशन से। यही 5 फॉर्मूला हम इस टॉपिक में यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में यूज होने वाला है वो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिक्स में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, स्पेशली इंटीग्रेशन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ हम उतना ही सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स सीखेंगे या रूल्स सीखेंगे, और उतना ही सीखेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले आएगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप लोग देखते होंगे इस तरह से लिखा हुआ dy अपॉन dx।
इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y एक फंक्शन हो सकता है x का, लाइक कि y हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, कुछ भी 3x प्लस 4। इसका सिंपल सा मीनिंग समझते हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, कि dy अपॉन dx का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x। मतलब ये कि x का यूनिट चेंज के लिए y का चेंज क्या होगा, क्योंकि d या डेल्टा रिप्रेजेंट करता है फाइनल माइनस इनिशियल को, डिफरेंस को। तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। और उसी इक्वेशन में x2 माइनस x1 जब बहुत छोटा होता है तो उसको dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि x में अगर यूनिट चेंज हुआ तो y में क्या चेंज होगा, वो रिप्रेजेंट करता है ये वाला पूरा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये टर्म जो है वही v है वेलोसिटी, x है पोजीशन, t है टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ये टाइम जरूरी नहीं है कि हम यूनिट लेंगे, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, तो उसको dx बाई dt से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली यही समझिए कि dy अपॉन dx इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना काफ़ी है। और इसका एक और मीनिंग होता है कि dy अपॉन dx का मतलब कि अगर हमारा एक्स वाई ग्राफ है, तो ग्राफ अगर ऐसा है तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ थीटा आएगा, तो dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है, जो ये ग्राफ है a से b तक, वो ग्राफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट। अगर ये ऐसा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये सब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो पहले हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए k एक कांस्टेंट है या एक नंबर है। मतलब ये कि कोई किसी ने k बोला कि कांस्टेंट है, क्या है कितना वैल्यू पता नहीं है, तो ठीक है k कांस्टेंट हुआ, या 5, 10, 1 कुछ नंबर है। उस केस में अगर हम k को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो भी ये 0 होगा, या हम dk अपॉन dt कर दें तो भी वो 0 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x एक वेरिएबल है, x चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम भी वेरिएबल हुआ। तो अगर हम कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। x का चेंज समथिंग कुछ भी है, एक छोटा सा चेंज, ये चेंज हुआ ही नहीं, तो इसको जब k2 माइनस k1 करेंगे तो k माइनस k 0 होगा, तो पूरा टर्म को 0 कर देगा। तो पहला हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 होता है, 1, 2, 4, 5 n सब। अब दूसरा क्या है कि मान लीजिए y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और फंक्शन ऑफ x जो है मतलब x का इक्वेशन है, फंक्शन मतलब इक्वेशन सिंपली समझिए, और वो उसका फॉर्म ऐसा है x टू द पावर n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, जिसमें कि n है एक कांस्टेंट और नंबर। n एक कांस्टेंट हो, a b c कुछ हो सकता है दिया हो जिसका वैल्यू पता नहीं हो, बट वो कांस्टेंट है ये पता है, या फिर n 1 2 3 4 5.5 डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो। उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये डी एक्स टू द पावर n
विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर -1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का हमने क्या देखा, पहला था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, और दूसरा फॉर्मूला हमारा है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n -1। ये n नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट केसेस देखते हैं कि n का जो कुछ ज़्यादा यूज होता है फ्रीक्वेंटली, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो n का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, -1, -2, हाफ, -हाफ, इतना को अभी हम डिस्कस करते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 150, 4, 5, 1/3, 1/8, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए कि अगर हम n को 0 पुट कर दें तो dx टू द पावर 0 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, n 0 है तो 0 इंटू, या ऐसा भी कर सकते हैं 0 इंटू करके देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 -1, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 0 हो गया। इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि x टू द पावर 0 1 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने अभी पढ़ा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद 1 को चेक करते हैं, d x टू द पावर 1 अपॉन dx, मतलब dx बाई dx, तो ये होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 -1, तो 1 -1 0, तो x टू द पावर 0 1, तो 1 आ गया। ये जो है इसको फॉर्मूला जैसा याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। dx बाई dx इज इक्वल टू 1, ये आपका तीसरा समझिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब इसको देख लेते हैं, जब n जो है वो 2 है तो dx स्क्वायर बाई dx क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x टू द पावर 2 -1, तो ये आ गया 2x। तो हमने क्या देखा, dx स्क्वायर बाई dx का डिफरेंशिएशन होता है 2x। उसके बाद -1 को चेक करते हैं, dx टू द पावर -1 अपॉन dx, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d 1/x बाई dx, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, -1 नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा और x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x टू द पावर -x टू द पावर -2। तो इसको भी फॉर्मूला जैसा याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी यूज होता है। ये क्या बना कि d 1/x अपॉन dx, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। इसको याद रखना, इसमें एफर्ट ना करना पड़े, फटाफट दिमाग में आ जाए तो टाइम सेव होगा क्योंकि ये हर तीसरे क्वेश्चन में आपको यूज होगा। अब -2 का देखते हैं, तो dx टू द पावर -2 अपॉन dx इज इक्वल टू -2 और x टू द पावर -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -2/x³। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हाफ को, मतलब dx टू द पावर हाफ अपॉन dx, n अगर हाफ हो गया तो फंक्शन हो जाएगा x टू द पावर हाफ। इसको हम d√x अपॉन dx भी बोल सकते हैं। तो इसमें हाफ नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और x टू द पावर हाफ -1। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मूला के जैसा याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। फालतू फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है उसको याद रखने में ही फायदा है।
तो यहां से हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, हाफ नीचे आ गया और हाफ माइनस वन हो गया, तो ये हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ होगा, तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ का मतलब 1/√x, तो ये हो गया 1/2√x। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2√x। 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, -1/x², dx/dx1। ये सब बॉक्स में जो है वो फॉर्मूला जैसा है, उसको याद रखिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये सब तो ठीक है, बेसिक सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये फंक्शन y जो है x का हो और यहाँ x नहीं हो, लाइक कि ये होता है यहाँ पे dx² dt, तो क्या करते, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। dx² dt को हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये x का स्क्वायर है तो नीचे भी x ही होना चाहिए। अगर dx² रहेगा तो फिर चेन लॉ लगा के उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे। अब ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने किया अभी x टू द पावर n, उसी से मिलता जुलता कुछ फंक्शन देखते हैं और उसमें कुछ लॉ भी सीखेंगे। तो देखिए फंक्शन हमारा जो y है वो ऐसा अगर रहे, y = f(x) इज इक्वल टू ax टू द पावर n, जहां a क्या है, कांस्टेंट है, या y हो ax टू द पावर n प्लस b, या ऐसा हो ax² प्लस bx प्लस c, ये abc सब कांस्टेंट है, या फंक्शन ऐसा हो ax प्लस b टू द पावर n। तो इस तरह का केस में क्या करेंगे, x टू द पावर हमें n पता है, लेकिन इसमें a मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कुछ और आ गया, इसमें कुछ और आ गया, इसमें तो कुछ और भी आ गया। तो देखिए किस तरह से करना है, पहले इसको देखते हैं। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है ax टू द पावर n अपॉन dx, ये dx के जगह पे x के जगह पे कुछ और रहेगा तो उसका अलग रूल है, आगे देखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a dx टू द पावर n अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ के बाद तो आपको पता है dxn/dx, ये बेसिक फॉर्मूला जो पीछे हमने सीखा था, तो ये हो जाएगा हमारा a n नीचे आएगा और x टू द पावर n-1, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ax टू द पावर n प्लस b अपॉन dx, ठीक है। तो जैसा नॉर्मल अलजेब्रा में होता है कि हम न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हम कर सकते हैं। ब्रैकेट को तोड़ना नॉर्मल अलजेब्रा जैसा ही यहाँ भी अलाउड होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ax टू द पावर n डिवाइडेड बाय dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b जो कि कांस्टेंट है, इसमें a b c सब कांस्टेंट है, अपॉन dx। और ये क्या हो जाएगा, तो d टू द पावर x1/dx तो अभी हमने किया, तो वो an x टू द पावर n-1 हो जाएगा, और प्लस b है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमने पहला ही पॉइंट में पढ़ा था, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो यही वाला ब्रेक लगाने का, ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। करके बताता हूं मैं, d ऑफ ax² प्लस bx प्लस c अपॉन dx इज इक्वल टू, इस सबको तोड़ दीजिए नॉर्मल अलजेब्रा जैसा, d ax² डिफरेंशिएशन ऑफ ax² अपॉन dx प्लस d bx अपॉन dx
प्लस डी सी बाई डी एक्स। इसको आप फटाफट करना है आपको, यहाँ मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ आपको। ये सब फटाफट देखेंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा ये 2a प्लस बी ऐसा फटाफट होगा, ठीक है। अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इसको क्या करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का 2x हमने अभी देखा तो ये हो गया 2ax, प्लस b बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हमने देखा अभी तो प्लस b, प्लस डी सी बाई डी एक्स तो c कांस्टेंट है तो 0। तो इस तरह से हम ब्रैकेट को तोड़ के निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे वो वाला टर्म, उसको कैसे करेंगे। तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n अपॉन ये dx है, ठीक है। तो देखिए ये अगर ax प्लस b पूरा एक दूसरा टर्म होता z तो ये हो जाता dz टू द पावर n अपॉन dx। इसको अगर हम ax प्लस b को z मान लें तो dz टू द पावर n बाई dx होगा। लेकिन dz टू द पावर n अपॉन dz अगर रहता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते जो हमने शुरू में सीखा। शुरू में हमने सीखा dx टू द पावर n बाई dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे एक हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, इस पूरे को z बना देंगे, उस z को यहाँ लाएंगे, इसको कहीं और लेके जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में चेन लॉ भी उसको बोलते हैं। क्या ट्रिक अप्लाई करना है कि एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चेन लॉ होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ax प्लस बी टू द पावर n अपॉन कर दीजिए d ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हमने बाहर से लाया है, यहाँ तो dx था तो जिसको हमने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, d ax प्लस बी। तो देखिए इस टर्म से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कट जाएगा और ये dx को यहाँ रख देते हैं। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ये अपॉन ये है ही, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये कट जाएगा तो ये वापिस यही आ जाएगा। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम ax प्लस बी को z मान लें तो ये हो जाएगा dz टू द पावर n अपॉन dz। फॉर्मूला में हम सीखते हैं x टू द पावर n, ये x y हो z हो कुछ भी हो, वेरिएबल होना चाहिए। फॉर्मूला सेम तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो अब हम ये dz टू द पावर n बाई dz है तो इसको हम लिख सकते हैं n नीचे आ जाएगा इंटू z है ax प्लस बी, उस पर पावर n माइनस 1 कर देंगे और ये जो है वो अलग से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा a बाहर आके dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो इंटू क्या करेंगे, a बाहर आएगा dx बाई dx 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 a लिखेंगे और प्लस 0 क्योंकि db बाई dx 0 होगा। ये प्लस के फॉर्म में अभी हमने सीखा है कि इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का होता है तो हम इसको ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया अल्टीमेटली, ये आ गया na ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से चेन लॉ अप्लाई करके एक ही टर्म से कन्वीनियंस के हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इसको हमने इस तरह का फॉर्मेट में लाया कि हम डायरेक्ट इस टर्म के ऊपर डायरेक्ट dx टू द पावर n बाई dx वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा ट्रिक को। 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब आएंगे हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें डायरेक्ट याद रखना है, काफ़ी बेसिक ही ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि जो y जो है वो है फंक्शन ऑफ x और वो फंक्शन कैसा है, तो वो या तो साइन x है या कॉस x है या tan x है या
कॉट एक्स है या सेक एक्स है या कॉसेक एक्स है या इस तरह का है, ए एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी रख दीजिए, या कॉस एक्स में कॉस एक्स के जगह पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस रख दीजिए, इस टाइप का। तो ये एक्स भी हो सकता है, साइन थीटा अल्फा कुछ भी हो सकता है। साइन एक्स रखेंगे तो एक्स वेरिएबल है, थीटा रखेंगे तो थीटा वेरिएबल होना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो कांस्टेंट होगा, तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा होगा तो डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक्स के टर्म में ही एक्स को ही मेन वेरिएबल बना के सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो है 6, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और याद रखना है, और इसमें हम चेन लॉ लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब फॉर्मूला देखिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। कैसे आया, ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। फिर डी tan एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स tan एक्स। ये ऐसा क्यों आया अजीब सा, वो मैथमेटिक्स वाले जानेंगे, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। और डी कॉजेक एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, शायद यही होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। tan एक्स का सेक एक्स tan एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो ये 6 हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब अगर ये x वाला या थीटा वाला जो टर्म होता है वो अगर अलग से एक दूसरा ही फंक्शन है, तो फिर हम चेन लॉ लगाएंगे, जो हमने पिछले पॉइंट पर सीखा था। ये 4th पॉइंट है। तो अब इसको देख लेते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स अगर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि अगर ये पूरा टर्म, अगर देखिए फॉर्मूला किस लिए हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है साइन एक्स बाई डी एक्स। मतलब ये कि जो टर्म यहाँ आ रहा है एक्स के जगह पे, वही यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये टर्म जो है वो एक्स प्लस बी है, यहाँ एक्स है। अगर ये एक्स प्लस बी रहता तो बिल्कुल इस तरह का फॉर्मेट होता और फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते। तो इसका फॉर्मेट ऐसा बनाने के लिए हमने क्या करना है कि चेन लॉ यूज करना है। तो ये क्या हो गया, डी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी, ये वाला फंक्शन ए एक्स प्लस बी कर देते हैं। अब अगर हमने डी एक्स प्लस बी बाहर से ला के डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो डी एक्स प्लस बी कर दीजिए। और अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डी एक्स तो यहाँ पे आएगा ना, तो डी एक्स यहाँ आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन जेड अपॉन डी जेड हो गया, या साइन वाई अपॉन डी वाई मान लीजिए, या इस पूरे को एक्स मान लीजिए, तो साइन डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो उसका हमें पता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ये टर्म पूरा ऐसा हो गया, इनटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बाहर आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और प्लस डी बी बाई डी एक्स 0 होगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया
ए इधर आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम चेन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला टर्म आप खुद से कर सकते हैं, ये वाला डिफ्रेंशिएशन। इसमें भी ये कॉस जेड हो जाएगा अपॉन डी जेड, इससे डी ऑफ दिस फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से चेन लॉ के थ्रू ये इसका भी आ जाएगा आंसर। उसको करके देख लीजिए। अब देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। तो मान लीजिए कि y एक वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x का, और वो है log बेस ex, या इसको ln x भी बोलते हैं, और या फिर वो है e टू द पावर x, या ऐसा हो सकता है log e x के जगह पे हो ax प्लस b, और e टू द पावर x के जगह पे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c ये सब कांस्टेंट है। तो इसका और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, याद रखना है। इसमें हम फिर इसमें या इसमें चेन लॉ लगा देंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log ex अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। इसको याद रखना है, किधर से आया कोई मतलब नहीं, ये मैथमेटिक्स वाले जानेंगे। आपको केवल फिजिक्स के लिए इसको याद रखना है कि log ex अपॉन dx का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर ये बेस e ना हो, 10 हो, कुछ हो, तो लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे e लाएंगे, इससे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर वो इस फॉर्मेट में हम उसको लाके निकालेंगे। दूसरा टर्म है डी ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स। तो e टू द पावर x जो है वो एक चमत्कारी फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। अब देखिए इसमें भी चेन लॉ लगाना है, इसमें भी चेन लॉ लगाना है। तो मान लिए मैं ये करके बता देता हूं, उसी तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, या ये फंक्शन कितना भी बड़ा हो, ax टू द पावर n b, x टू द पावर n माइनस 2 c d z तक कुछ भी हो, चेन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन क्या है dx, तो इसको लिखेंगे हम डी ई टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन, देखिए ये पूरा अगर z होता और नीचे dz होता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। तो ये पूरे को यहाँ लिख देते हैं, d ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमने जिस टर्म से डिवाइड किया है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ax स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई dx। अब ये देखिए पूरा z हो गया अपॉन डी जेड, डी टू द पावर z अपॉन डी जेड, तो ये e टू द पावर z आ जाएगा। तो ये वाला डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू नीचे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2ax प्लस b, ये सब बताया हुआ है अभी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 2ax प्लस b ई टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं चेन लॉ अप्लाई करके। तो चेन लॉ का भी अच्छा प्रैक्टिस हो गया। हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते समय हमने चेन लॉ प्रैक्टिस किया। ये था 5th पॉइंट जो हमको डिस्कस करना था डिफरेंशिएशन में। अब 6th एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है यूवी रूल। उसको बोला जाता है यूवी रूल। अगर दो फंक्शन, अभी हमने देखा कि 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो हम उसको एक सिंगल फंक्शन भी बोल सकते हैं या 3 फंक्शन का सम भी बोल सकते हैं। उसको तो अलग अलग हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया।
लेकिन अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब y जो है वो अगर हो fx इंटू जी एक्स, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल y हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3। तो ये क्या है? दो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसके लिए रूल होता है, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, या ये fx या gx है तो fx u और gx को v मान लीजिए, u भी रूल बोलिए या कुछ भी बोलिए। कैसे इसको करते हैं वो समझना है। क्या करेंगे कि अगर y जो है वो u इंटू वी के फॉर्म में हो तो dy अपॉन dx होता है u को बाहर रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और प्लस फिर v को बाहर रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यही होता है u v रूल। u क्या है? यहाँ u है फंक्शन fx, मतलब ये, और v है ये। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो u v रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 अपॉन dx। तो u बाहर करेंगे, u हमारा ये है तो u को बाहर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को बाहर करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि dv बाई dx है, तो कर दीजिए d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन dx। फिर यहाँ प्लस लगाना है और अब v को आगे लिखना है, यानी इसको आगे मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये du बाई डी, भी मल्टीप्लाई हुआ तो du बाई dx, u क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है u, तो d एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन dx। अब इस टर्म को आगे क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो वैसा ही रहेगा और इंटू 3d, इसको तोड़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई डी 3x स्क्वायर बाई dx प्लस d 4x बाई dx प्लस d 3 बाई dx तोड़ सकते हैं। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 6x, ये मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारा हमने पीछे प्रैक्टिस किया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 0 और प्लस वो क्या है नेक्स्ट टर्म, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x प्लस 4 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू 2x। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं कुछ मिस्टेक ना हुआ हो। तो इस तरह से हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उस पूरे टर्म को हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है। अब अगर ये u इंटू भी ना हो कि u अपॉन भी हो, तो वैसे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है वो याद रखना चाहिए, बट मैथ्स वालों के लिए वो है जितना फिजिक्स में पूछता है, अगर हम u अपॉन वी को u इंटू वी टू द पावर -1 कर दें और उसको फिर इस तरह से ऑपरेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कम क्वेश्चन इस पे पूछता है। अगर पूछेगा तो फटाफट कर लेने में फ़ायदा है। तो अगर y अगर u अपॉन वी हो तो उसको हम लिख सकते हैं u इंटू वी टू द पावर -1। अभी ये पूरा u हो गया, ये पूरा v हो गया, फिर हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका अलग से फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, इसके में फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है, तो कौन सा माइनस कौन सा प्लस वो
कन्फ्यूजन होता है, वो मिस्टेक होने का चांस होता है। तो बेटर है कि इसको इस तरह से याद रखिए। ये हो गया u, और ये पूरा v⁻⁻1 जो है इस पूरे को भी मान लीजिए, फिर यही सब चीज़ को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और था, ये जो हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन का 6th पॉइंट था। कांस्टेंट से हमने स्टार्ट किया था, छोटा सा पॉइंट से, और काफ़ी सारा चीज़ हमने सीखा। इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी खाली रामायण पढ़ने से नहीं होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा ढेर सारा। अब देखिए कि अगर y जो है, y अगर है फंक्शन ऑफ x, लाइक ये हो गया x² + 4, और हमको करना है dy/dt, t कोई और वेरिएबल है और ये x का फंक्शन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, d ऑफ x² + 4 अपॉन, इस तरह के केस में भी हम अगर ज़रूरत हो तो चेन लॉ अप्लाई करेंगे, लाइक कि dx² + 4 अपॉन dt है ये। तो ये टर्म में x वेरिएबल है, इसमें टाइम है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कर देंगे, dx² + 4 अपॉन dx इंटू dx/dt। हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो इसको हम लिख देंगे x² 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x इंटू dx/dt। क्वेश्चन में हो सकता है dx/dt भी दिया हुआ हो या x दिया हुआ हो, तो पुट करके आगे करेंगे। तो बेसिक ये समझना यहाँ पे है, क्वेश्चन जो पूछेगा वो तो देखना होगा। यहाँ पे ये समझना है कि अगर फंक्शन x का है तो हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, और उस केस में चेन लॉ अप्लाई करके मैनिपुलेट करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये डिफ्रेंशिएशन का जितना इस टॉपिक में यूज होगा या पूरे फिजिक्स में भी बोलिए, उतना हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम यहाँ उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सीखना चाहिए, न तो ज़्यादा बेसिक में जाएंगे और न ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे। फिजिक्स के लिए जितना चाहिए उतना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन। मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन को हमने सिंपल वे में समझा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, उसी तरह से अगर सिंपल वे में देखना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब किससे किसका कौन सा मल्टीप्लिकेशन और कैसा समेशन, वो भी यहां समझते हैं। मान लीजिए कि y एक फंक्शन है x का, y एक इक्वेशन है x के टर्म में, लाइक ये है x² + 2 या कुछ भी हो सकता है। तो y x के टर्म में एक इक्वेशन है, या y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का अलग अलग वैल्यू आएगा, x के किसी दो वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन क्या है, y जो है वो x का फंक्शन कैसा है। अब देखिए, अगर हम मान लें कि जब x का वैल्यू हम एक इंटरवल में डालते हैं, x1 से x2 के बीच x का वैल्यू अगर रखेंगे तो y का वैल्यू y1 आता है। तो y1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x2 - x1 से। अब मान लीजिए x2 से x3 तक जब x का वैल्यू है, उस समय y का वैल्यू आता है एक फिक्स y2। तो इसको कर देते हैं y2 इंटू x3 - x2। मान लीजिए कि x3 से x4 तक जब x का वैल्यू होता है, लाइक 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ऐसा कुछ,
तो जब x3 से x2 से x3 तक जब x का वैल्यू रखते हैं तो y का एक फिक्स वैल्यू हमें मिलता है y2। सिमिलरली y3 इंटू x4 माइनस x3, इसी तरह से हम ऐड करते चले जाते हैं एक सर्टेन रेंज तक। लास्ट में हम रखते हैं yn, और ये क्या हो जाएगा xn+1 माइनस xn। तो देखिए ये y का एक वैल्यू और x का एक इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन है, ये भी वैसा ही मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, और सबको हमने ऐड कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं y1 इंटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 इज नथिंग बट x2 माइनस x1, प्लस इसको लिख दीजिए y2 डेल्टा x2। हमने नाम रख दिया x3 माइनस x2 का नाम रखा हमने डेल्टा x2, प्लस y3 डेल्टा x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया yn डेल्टा xn। अब अगर ये सारे इंटरवल्स को हम डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 सबको बिल्कुल ही छोटा रखें, बहुत ही छोटा अगर रखें सभी इंटरवल्स को, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और x का वैल्यू कहां से कहां रखना है, x इज इक्वल टू, लिमिट हमको इसका रखना, y का नहीं, y फंक्शन है x का, उसको पुट करना है। x को हम लोअर लिमिट x का रखेंगे क्या, x1, और अपर लिमिट रखेंगे n। तो यही हो गया y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपल इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक और तरीका इसको समझने का यह भी है कि ग्राफ से अगर रिलेट करें, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ ने x एक्सिस के ऊपर जो एरिया बनाया, ये वाला एरिया, उस एरिया को मान लीजिए ये A है, B है, C है और D है। तो एरिया ऑफ ABCD मतलब एरिया ओवर x एक्सिस इज इक्वल टू y dx का इंटीग्रेशन, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो ये वैल्यू मान लेते x1 है, ये वैल्यू मान लेते x2 है, तो लिमिट्स डालेंगे हम x1 से x2 तक। तो हमने क्या देखा कि हम फॉर्मूला के थ्रू y dx भी निकाल सकते हैं लिमिट्स पुट करके, और अगर x y का हमको ग्राफ है तो ग्राफ का एरिया ओवर x एक्सिस भी y dx होता है। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे, डॉटेड यहाँ से खींचे, तो y एक्सिस पे जो एरिया बनेगा वो x dy होगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से इंटीग्रेशन का ये सिंपल वे है समझने का, टेक्निकली नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, जितना हमको फिजिक्स में चाहिए उतना हम समझ रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि फिजिक्स में आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मोस्टली, ज़्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग फिजिक्स में लगाएंगे और फिर जहाँ ज़रूरत होगा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का इक्वेशन और फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो अब पहला हम इंटीग्रेशन समझेंगे कि मान लीजिए k एक कांस्टेंट है या नंबर है, नंबर या कोई भी कांस्टेंट है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं है, बताया कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं हम कांस्टेंट को। मान लीजिए x एक वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में हमने k को इंटीग्रेट किया, और x का लिमिट्स हमने रखा x1 से x2 तक। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, उसको इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बचेगा dx x1 से x2 तक। इसको लिखेंगे k, dx का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट्स डालेंगे x1 से x2, और इसको लिखते हैं k इंटू ये फंक्शन जो भी है, x है, x स्क्वायर होता, कुछ भी होगा, इस फंक्शन में पहले x2 रखेंगे, फिर माइनस, फिर इसी फंक्शन में x1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर
हमें लिमिट्स पता है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। और लिमिट्स अगर पता नहीं है, अगर सिंपली फॉर्मूला अगर हमें लिखना है, तो फॉर्मूला ये लिख सकते हैं हम कि k dx का इंटीग्रेशन, लिमिट्स नहीं पता है, इसको हम लिख सकते हैं kx प्लस सी। ये सी एक कांस्टेंट होता है, जो अगर लिमिट्स नहीं पता है तो फिर डेटा पुट करके निकालना होता है। मोस्टली फिजिक्स में तो लिमिट्स दिया होता है, तो हम लिमिट्स वाला ही फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट अगर हम उसको एक फॉर्मूला फ्रेम करना चाहेंगे सिंपली, तो हमें सी लिखना होगा, क्योंकि लिमिट्स हमने नहीं डाला है। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि अगर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करना है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और वो kx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज समझेंगे। अगर y जो है वो फंक्शन है x का और वो इस तरह का है x टू द पावर n, जहां n क्या है, कांस्टेंट और नंबर। कोई कांस्टेंट है या नंबर है n। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x टू द पावर n, लिमिट्स दिया है x1 से x2 तक, और ये dx, क्योंकि y dx, तो y के जगह पे हमने x टू द पावर n रखा है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और इसमें हम लिमिट्स पुट कर देंगे x1 से x2। तो ये क्या आ जाएगा, इस फंक्शन में पहले x2 रखेंगे, तो x2 पर पावर n प्लस वन माइनस x1 पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, क्योंकि जब इसको रखेंगे तो एलसीएम n प्लस वन, नीचे दोनों डेनोमिनेटर में n प्लस वन ही आएगा, तो उसका एलसीएम n प्लस वन ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर फॉर्मूला देखें, अगर लिमिट्स बिना डाले, तो फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला किस बात का, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y टू द पावर n dy होता, z टू द पावर n dz होता, और yz भी वेरिएबल होता, n कांस्टेंट या नंबर होता। तो ऐसा ही फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ केस देखेंगे कि n का डिफरेंट वैल्यूज के लिए y क्या हो सकता है। इस फॉर्मूला का एक लिमिटेशन भी है, n के किसी भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जब n माइनस वन हो। जब n माइनस वन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस वन प्लस वन जीरो आएगा, तो वो एक अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। हम n को माइनस वन नहीं पुट कर सकते, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं एक्सेप्ट n इज इक्वल टू माइनस वन, और ये भी देखेंगे कि माइनस वन अगर है तो फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई करेंगे, तो कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम n का वैल्यू कुछ पुट करके और इंटीग्रेशन करते हैं। n जीरो हो सकता है, वन, टू, माइनस वन। माइनस वन होगा तो क्या होगा वो भी देख लेंगे, माइनस टू, हाफ, माइनस हाफ। इसी फॉर्म में कुछ ना कुछ n का वैल्यू होगा, तो अगर इतने को हम प्रैक्टिस कर लें तो बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तो पहले n जीरो पुट करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर जीरो dx, x टू द पावर जीरो dx मतलब ओनली dx। इसको क्या लिखेंगे, 1 dx। लिमिट्स डाल दीजिए, मान लीजिए x1 से x2, ये भी x1 से x2। तो 1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो दिखेगा भी नहीं, फिर dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन होता है x1 से x2, ये हो गया। या फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन जो है वो होता है x प्लस सी। अगर लिमिट्स नहीं दिया हुआ है तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस
सी। उसके बाद n का वैल्यू अगर 1 हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए ये है x dx, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो भी 1 है, 1 है तो भी 1 है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट्स मान लेते हैं, ये x1 से x2 तक जाना है, ये x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट्स इसमें डाल देंगे, x1 से x2 जा रहा है x का वैल्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हम डाल देंगे x1 से x2। अब इसको भी फॉर्मूला जैसा याद रखना है, सिंपल है काफ़ी, बट अलग से याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। x dx का इंटीग्रेशन हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। उसके बाद n का और डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी हम निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए कि n का वैल्यू हमने रखा 1 रख दिया तो 2 रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1, n यहाँ क्या है 2, तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट्स हम पुट कर देंगे x1 से x2, ये भी लिमिट है x1 से x2। फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट्स नहीं पता है तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब अगर n का वैल्यू हो -1 तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, x टू द पावर -1 dx को हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ex, और उसमें हम लिमिट्स डालेंगे x1 से x2। यहाँ जब n-1 हो तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको फॉर्मूला के टर्म में अगर लिखें तो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, बेस ई है, या इसको ln x भी बोल सकते हैं, प्लस सी, इसको याद रखना है। उसके बाद अगर n का वैल्यू n-1 पुट किया हमने, n2 पुट किया था, n का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो ये हम x1 से x2 रखते हैं, x1 से x2 रखते हैं, इसको पकड़ लीजिए, x बार -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट्स डालेंगे इसमें x1 से x2, x बार -2 प्लस 1 का मतलब x टू पावर -1 और इधर -1, तो ये क्या आ गया, -1 बाई एक्स, x1 से x2। अगर हम फॉर्मूला जैसा बनाएं तो क्या बोलेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस सी। इसको भी याद रखेंगे तो अच्छा है, फटाफट निकाल भी सकते हैं, याद रखेंगे अच्छा है क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है। और कुछ वैल्यूज था, एक x इज इक्वल टू हाफ और x इक्वल्स -हाफ, इसको देखेंगे, फिर कुछ और फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब n इज इक्वल टू है +हाफ और n इक्वल्स -हाफ, n इक्वल्स +हाफ का मतलब क्या हो गया, √x dx, लिमिट से हमें दिया हुआ x1 से x2, इसको हम x टू द पावर हाफ dx भी लिख सकते हैं, लिमिट्स x1 से x2, ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ प्लस 1, तो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट्स डालेंगे x1 से x2। अगर फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहें
तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2/3 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाके 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। सिमिलरली अगर 1/√x dx करना हो तो इसको हम, नीचे है डिनोमिनेटर में √x, तो x पर पावर हो जाएगा -12 dx, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर -12 प्लस 1, तो x टू द पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। सपोज लिमिट्स हमें दिया हुआ है क्या, x1 से x2, तो इसको लिखेंगे 1 - हाफ √x अपॉन 1/2, लिमिट्स डालेंगे x1 से x2। तो इसको फॉर्मूला कैसा बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं हम 1/√x dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा 2√x प्लस सी। तो इस तरह से आप x टू द पावर n का डिफरेंट केस आपने देखा। अब कुछ और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा पॉइंट है ये इंटीग्रेशन का। मान लीजिए कि y एक फंक्शन है और वो इस तरह का है कि y इक्वल्स ax टू द पावर n या ax टू द पावर n प्लस b या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ax प्लस b टू द पावर n या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर n। इस तरह का अगर फंक्शन हो तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये क्या होगा कि जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ax टू द पावर n लिमिट्स डाल के करते हैं x1 से x2। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x टू द पावर n dx। ये क्या लिखेंगे a, और x टू द पावर n dx का अभी हमने किया है फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट इसमें डाल देंगे x1 से x2। ये हमारा हो जाएगा a इंटू x टू द पावर x2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस x1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इस तरह का हमें इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो क्या करेंगे, ax टू द पावर n प्लस b dx। तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, वैसा ही हम इसमें भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ax टू द पावर n dx प्लस b dx, ऐसा कर देंगे। ax टू द पावर n को एक फंक्शन मान के dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, फिर b को एक फंक्शन मान के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा क्या, a इंटू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें भी लिमिट्स डाल देंगे। सपोज लिमिट है इसका x1 से x2, ये भी है x1 से x2, ये भी हो जाएगा x1 से x2, यहाँ भी डालेंगे x1 से x2 प्लस b dx करेंगे तो b बाहर है, यहाँ भी a बाहर भी ले सकते थे, एक ही बात है। b dx का इंटीग्रेशन x होता है, x1 से x2। एक बार इस अंदर वाले फंक्शन में एक बार x2 डाल दीजिए माइनस करके, फिर x1 डाल दीजिए। नॉर्मली ऐसा हमने पीछे भी किया है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितना भी और टर्म होता लंबा होता हम तोड़ देते, सिंप्लीफाई कर देते तोड़ के, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, लिमिट्स डाल दीजिए, सिंपल है। तो ये तीनों हमने समझ लिया, 1 2 3। अब ऐसा फॉर्म अगर रहेगा तो क्या करेंगे? अब देखिए, याद कीजिए कि इस तरह का फंक्शन को हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो हमने एक रूल यूज किया था जिसको चेन लॉ बोलते हैं। यहां भी हम चेन लॉ ही अप्लाई करेंगे, बट वो एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको चेन लॉ बोल सकते हैं क्योंकि सिमिलर अप्रोच है। तो करके बताता हूं मैं कि इसको कैसे करना है। इस फंक्शन को देखिए, मान लीजिए हमको करना है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। तो देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला x टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये पूरे टर्म को अगर हम z मान लें तो z टू द पावर n तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ dz चाहिए, तभी हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसको z मानेंगे तो यहाँ पे भी यही z लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं कि इसको लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी ए एक्स प्लस बी। अब ये देखिए z टू द पावर एन डी जेड के फॉर्मेट में आ गया, लेकिन अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, डी ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स हमारा जो था वो तो था ही। तो हमने क्या किया कि ये पूरा टर्म है ये, और हमने एक मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी ए एक्स प्लस बी से। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स कर दीजिए, डी ए एक्स प्लस बी कर दीजिए, और ये टर्म को नीचे ले लेंगे डी ए एक्स प्लस बी, और इसको इसके भी नीचे ले आएंगे डी एक्स। इसको ये समझिए एक्स अपॉन ए अपॉन बी है तो ये ऊपर जाएगा, तो जैसा मल्टीप्लाई वैसा ही हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा जेड टू द पावर एन डी जेड, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और ये डिफरेंशिएट हो गया हो जाएगा a प्लस 0। अब इसमें हम लिमिट्स डाल देंगे और इक्वेशन बना देंगे। तो काफ़ी सिंपल है। ये अल्टीमेटली क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए इंटू एन प्लस वन, और इसमें लिमिट्स डाल दीजिए x1 x2। पहले इस पूरे फंक्शन में x2 का वैल्यू डालिए x के जगह पे, फिर माइनस करके x के जगह पे x1 डालिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम चेन लॉ अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ऊपर में एक इंटीग्रेशन है, नीचे एक डिफरेंशिएशन है। ये पूरा प्रोसेस याद रखिए। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच होगा जो लास्ट वाला हमने इक्वेशन लिखा है उसके लिए, यानी कि इसके लिए सेम चेन लॉ लगाएंगे। अप्रोच वही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स करना है, तो इसको लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जेड मान लीजिए, इस पर पावर एन है, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। ये आ जाएगा क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टू ए एक्स प्लस बी। इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए, जो यहाँ लिमिट था वो इसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम चेन लॉ को, जो डिफरेंशिएशन में प्रॉपर चेन लॉ होता था, उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यूज करेंगे।
अब आता है नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जो करेंगे वो बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला था उसका रिवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही होता है। फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम रख देते हैं। हमने देखा था कि log x log बेस ई एक्स यानी ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा ln x प्लस सी। दूसरा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता था, तो उसका रिवर्स भी वही होगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो साइन x का cos x तो cos का साइन x, तो cos x का cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c, और साइन का cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, तो माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos इंटीग्रेशन cos होगा, तो साइन का माइनस cos होगा। साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। फिर देखा था हमने कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c। 6 लेते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू tan x, तो sec x tan x dx क्या हो जाएगा sec x प्लस c। सिमिलरली देखें तो cosec x का डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। एक बार फॉर्मूला से चेक कर लीजिएगा कुछ मिस्टेक तो ना हो जाए। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस cos x tan x, तो cosec x tan x dx क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। तो इस तरह से 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक और 2 लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ये सब भी याद रखना है। फिर देखिए अगर हम x के जगह पर x का कोई दूसरा फंक्शन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप का, या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बी एक्स कुछ भी हो, या यहाँ पे cos x साइन x वाले टर्म में x के जगह पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर लाइक कुछ बड़ा सा इक्वेशन हो, तो इसमें भी हम सिमिलर वे में जो हमने पीछे सीखा है इसके जस्ट पीछे उसी तरीके से हम चेन लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और फिर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इतना ही इंटीग्रेशन यूज होता है। वैसे इंटीग्रेशन का और भी रूल है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन फिजिक्स में जितना ज़रूरत है उतना ये काफ़ी है।